नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आईपीओ अलॉटमेंट क्या होता है। आईपीओ अलॉटमेंट के रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप भी परेशान हैं दोस्तों कि आपको अलॉटमेंट नहीं होता है आईपीओ में अप्लाई करने से, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आप उसमें गलती कर रहे हो और वो गलती आपको सुधारनी है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट क्या होता है। IPO allotment is the allocation or distributions of shares to the investors in an IPO। तो दोस्तों ये एक allocation और एक ये distribution का प्रोसेस होता है शेयर्स को इन्वेस्टर्स को देने का IPO के थ्रू। जो IPO में जो जो भी शेयर्स रजिस्टर्ड है, जो भी शेयर्स उसमें आ रहे हैं IPO के थ्रू उनको देना है, वो एक अलॉटमेंट एक बेसिस डिसाइड होता है, वो उनको इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। The allocation is determined by the registrar in consultation with the exchange। तो दोस्तों ये allocate करने का जो प्रोसेस है आईपीओ के शेयर्स को, वो रजिस्ट्रार जो भी कंपनी अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार ये काम करता है, कंसल्ट करता है वो स्टॉक एक्सचेंज से। जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो रजिस्टर्ड होने वाले हैं, जैसे अपने इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। तो एनएससी और बीएससी से रजिस्ट्रार कंसल्ट करता है, फिर उसके बाद वो अलोकेशन डिटरमाइंड किया जाता है, मतलब अलोकेट किया जाता है। आईपीओ अलॉटमेंट अनाउंसमेंट इज डन बाय द रजिस्ट्रार 3 to 4 days आफ्टर द आईपीओ बिडिंग पीरियड गेट्स ओवर। तो दोस्तों ये जो आईपीओ अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, ये उसको किस दिन डिसाइड करना होता है, इसको लगभग 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन मतलब जैसे आज आईपीओ ओपन हुआ है तो 2 दिन तक आईपीओ ओपन होगा। 1 नवंबर को आईपीओ ओपन हुआ है तो वो 3 नवंबर के दिन क्लोज़ हो जाएगा। अब 3 नवंबर के दिन वो क्लोज़ हो रहा है, उसके 3-4 दिन बाद आईपीओ का अलॉटमेंट डिसाइड हो जाता है। मतलब आप मानिए 6 से 7 तारीख को आईपीओ का अलॉटमेंट डिसाइड करने की डेट होती है। तो आईपीओ उसमें अलॉट करने का उस दिन वो सारा प्रोसेस किया जाता है, उसमें रजिस्ट्रार से और कंसल्ट करता है वो एक्सचेंज से, तो वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर्स कुड विजिट रजिस्ट्रार वेबसाइट टू चेक द अलॉटमेंट स्टेटस। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर कहाँ पे देख सकते हैं उसको, इन्वेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रार है ना जो अपनी वेबसाइट है उस पर उसको अपलोड कर देता है अलॉटमेंट का स्टेटस। तो वहाँ पे अपन अपना एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर और भी अपनी जो भी डिटेल्स है, डीमेट अकाउंट नंबर, उनको डाल के चेक कर सकते हैं कि हमें अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आगे हम बात करेंगे क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है। IPO allotment depend on the demand of IPO shares. If the IPO is oversubscribed, not all investors may receive an allocation। तो दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि आईपीओ की कितनी डिमांड है। अगर आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है, जैसे उसने 100 करोड़ के शेयर्स इशू करने के लिए आईपीओ लाया है कंपनी ने, अब वो अगर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उसके पास बिडिंग्स आ जाती है, मतलब ज़्यादा लोग उसको पैसा देने के लिए तैयार है, पर वो सबको तो दे नहीं सकते हैं वो शेयर्स। तो उसमें फिर एक क्राइटेरिया को वो यूज़ करते हैं, क्योंकि सबको तो वो मिल नहीं सकते। तो एक क्राइटेरिया यूज़ होता है, इफ़ द आईपीओ इज़ नॉट फुली सब्सक्राइब्ड ऑल इन्वेस्टर्स विल रिसीव अलॉटमेंट। तो दोस्तों आईपीओ में अगर हम अप्लाई करते हैं और वो अगर फुली सब्सक्राइब्ड नहीं होता है, मतलब जैसे हमने 100 करोड़ के पूरा आईपीओ है और उसमें हमने अप्लाई किया है, अब वो अगर पूरा पूरा अगर वो सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो सारे के सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, कभी कभी आईपीओ रिजेक्ट भी हो जाता है, मतलब विड्रॉल भी करना पड़ता है। उसकी भी मैं आगे बात करूँगा वीडियो में क्या वो कंडीशंस होती है। अभी सिर्फ इतना है कि आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं होता है तो सारे के सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अलॉटमेंट रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों ये तो होगी आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में बात। अब हम आईपीओ के कुछ रूल्स के बारे में भी बात करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं आईपीओ को डिसाइड करने के और क्या बेसिस यूज़ करते हैं वो आईपीओ को अलॉट करने के लिए। तो दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट के कुछ रूल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। The IPO allotment is made by registrar in consultation with the designated stock exchange। तो दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो रजिस्ट्रार डिसाइड करता है, कंसल्ट करता है वो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज पे। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है जिस पे कंपनी के शेयर रजिस्टर होने जा रहे हैं। अब वो एनएससी हो सकता है, वो बीएससी हो सकता है, वो और दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों, एनएससी भी हो सकता है और बीएससी भी हो सकता है। जैसे कंपनी अपने
थोड़े कुछ क्वांटिटी के शेयर्स तो अपने एनएससी पे रजिस्टर करना चाहती है और कुछ क्वांटिटी अपनी बीएससी पे रजिस्टर करना चाहती है। तो जो रजिस्ट्रार है वो दोनों से कंसल्ट करेगा, जितने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे उसके रजिस्टर्ड होने वाले उतनों के लिए वो उससे कंसल्ट करेगा, और जितने बीएससी पे रजिस्टर्ड होने वाले उसके लिए वो बीएससी से कंसल्ट करेगा। कुछ और रूल्स है आईपीओ अलॉटमेंट के, वो भी देखते हैं। The IPO allotment depends on the number of shares offered and the bid received from the investors in the particular investor category, retail, NII, QIB। अब दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग यूज़ होता है। रिटेल कैटेगरी के लिए अलग यूज़ होता है, एनआईआई के लिए अलग होता है, क्यूआईबी के लिए अलग होता है। जैसे अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब्ड है तो उसके लिए अलग रूल है, अगर एनआईआई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है तो उसके लिए अलग रूल है, और क्यूआईबी अगर अंडर सब्सक्राइब है तो फिर उसके लिए अलग रूल है, और क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब है उसके लिए भी अलग है, रिटेल ओवर सब्सक्राइब्ड है उसके लिए अलग रूल है दोस्तों। The rules for IPO allotment vary by investors category, retail, NII, QIB। यही दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबके हर कैटेगरी के रूल्स अलग अलग है। NII के लिए अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उनको जब अलॉटमेंट देते हैं तब। QIB के लिए अलग बना हुआ है रूल्स, और रिटेल कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए अलग बना हुआ है रूल। इतना है दोस्तों कि अगर अंडर सब्सक्राइब्ड होते हैं तो इनको सबको पूरा का पूरा शेयर्स जितना इन्होंने अप्लाई किया वो मिल जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और रूल्स है आईपीओ अलॉटमेंट को लेके। ओनली वैलिड एप्लीकेशंस आर कंसीडर्ड फॉर अलोकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड। तो दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट जब भी किया जाता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि किसकी वैलिड एप्लीकेशन है और किसकी वैलिड एप्लीकेशन नहीं है। अगर वो टोटल एप्लीकेशंस अगर उनको जितनी भी रिसीव हुई है उसमें से पहले छांटा जाता है कि किसकी वैलिड है और किसकी वैलिड नहीं है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनकी भी मैं अभी बात करूँगा आगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या गलतियाँ होती है जब उसको अनवैलिड माना जाता है या फिर इनवैलिड माना जाता है। अगर दोस्तों आपने अप्लाई किया है, अगर वो वैलिड एप्लीकेशन नहीं है तो फिर वो जो जब अलॉट हो रहा है तो उसमें वो काउंटिंग में भी नहीं आएगा। जैसे दोस्तों अगर आप मान लीजिए 100 लोगों ने अगर आईपीओ में अप्लाई किया है, अगर 100 लोगों में से 80 लोगों की तो बिल्कुल सही है आईपीओ एप्लीकेशन, और 20 लोगों की आईपीओ एप्लीकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो दोस्तों वो 20 आईपीओ एप्लीकेशन पहले से ही रिजेक्ट हो जाती है। सिर्फ 80 को ही कंसिडर किया जाएगा आईपीओ अलॉटमेंट के लिए। अब अगर 80 में देखा जाएगा कि अगर ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं है तो सारे के सारे 80 को ही अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। जो वो 20 है दोस्तों उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया है पर उनकी वैलिड एप्लीकेशन नहीं है तो उनको अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनवैलिड एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती है। एप्लीकेशन विथ रॉन्ग डीमेट अकाउंट नंबर। तो दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन करी है, अगर आपने उसमें अपना डीमेट अकाउंट नंबर या तो गलत डाल दिया है या फिर गलत लिख दिया है या फिर गलत अप्लाई कर दिया है, कुछ भी हो सकती है वो, उसमें रॉन्ग है मतलब गलत है वो अकाउंट नंबर आपका डीमेट अकाउंट नंबर, तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा आईपीओ अलॉटमेंट जब भी वो करेंगे। एक और है दोस्तों वो भी इनवैलिड एप्लीकेशन माना जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस विद सेम पेन। तो दोस्तों इसका ऐसा होता है जैसे अगर आपके 2 डीमेट अकाउंट है, अगर दोस्तों आपके 2 डीमेट अकाउंट है पर उसमें पेन नंबर तो आपका एक ही है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी आप डीमेट अकाउंट मान सकते हैं, जीरोधा है, ग्रो है और अप स्टॉक्स है, 3 मान लीजिए आप अपने 3। तो अगर दोस्तों आप अपने किसी भी 2 से मतलब एक से ज़्यादा से, अगर एक इस डीमेट अकाउंट से भी आपने उस आईपीओ में अप्लाई कर दिया और आपने दूसरे डीमेट अकाउंट से भी उसी आईपीओ में अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों जब उनके पास एप्लीकेशन जाएगी तो वो पेन नंबर से चेक होती है, वो पेन नंबर से चेक होगी और सेम पेन आएगा, उसमें सेम पेन अकाउंट नंबर आएगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, तो वो दोनों की दोनों एप्लीकेशन से रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। वो एक रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो दोनों एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो। अब दोस्तों कुछ और आईपीओ अलॉटमेंट के रूल्स है। ओनली द एप्लीकेशन रिसीव एट और अबाव द कट ऑफ प्राइस आर कंसीडर्ड फॉर अलोकेशन। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। अगर देख लीजिए आप, जैसे 100 रुपये से 105 रुपये के बीच में प्राइस बैंड है किसी भी आईपीओ का, तो दोस्तों अगर आप 99 रुपीज़ पे अगर अप्लाई कर देते हैं और कितने भी आप उसमें
और कितने भी आप उसमें शेयर्स अप्लाई करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपको अप्लाई करना है 100 रुपये से लेके 105 रुपये के बीच में, जो भी अमाउंट है उसमें। आप 100 रुपये पे अप्लाई कर सकते हैं, आप 101 पे कर सकते हैं, 102, 103, 104, 105 तक आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं कट ऑफ प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों कट ऑफ प्राइस में 100 रुपीज़ से लेके 105 के बीच में प्राइस बैंड है कंपनी का आईपीओ के लिए। तो दोस्तों आपके कट ऑफ प्राइस पे जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके जैसे अमाउंट आपका ब्लॉक जो होगा एएसबीए सर्विस के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका 105 जो मतलब हाईएस्ट अमाउंट होता है उसका आपके अकाउंट में ब्लॉक लग जाएगा। फिर जब दोस्तों उसका रेस्पॉन्स देखा जाएगा आईपीओ का, बाद में मतलब बंद हो जाएगा आईपीओ, उसके बाद रेस्पॉन्स देखा जाएगा। रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज आपस में कंसल्ट करने के बाद एक प्राइस डिसाइड करेंगे उस 100 से लेके 105 के बीच में। अगर दोस्तों आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो लगभग 105 के लगभग ही वो आईपीओ की प्राइस रहने वाली है, और अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो वो 100 रुपये पे भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 103 रुपये अगर वो डिसाइड करते हैं प्राइस, तो दोस्तों आपका कट ऑफ प्राइस है तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे अलॉटमेंट के प्रोसेस में। अगर दोस्तों आपने उसमें अमाउंट भरा होता, जैसे आपने मान लो 102 रुपीज़ पे अगर अप्लाई किया होता और 103 उन्होंने डिसाइड किया है बाद में, तो फिर दोस्तों आपका वो वैलिड नहीं माना जाता, आपका वो कंसीडर ही नहीं करते आईपीओ अलॉटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन को। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में। एन अंडर सब्सक्रिप्शन इन वन कैटेगरी मे बी ऑफसेट विद ओवर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनादर कैटेगरी इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर, द रजिस्ट्रार, द स्टॉक एक्सचेंज एंड द इशूअर। तो दोस्तों किसी भी कैटेगरी में, अगर रिटेल कैटेगरी में और अगर एनआईआई कैटेगरी में, क्यूआईबी का इसमें एक्सेप्शन है, अभी उसकी बात करूंगा मैं। एनआईआई में और रिटेल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है और वो अंडर सब्सक्राइब्ड रह जाता है तो दोस्तों उसको किसी और कैटेगरी से ऑफसेट किया जा सकता है। जैसे रिटेल कैटेगरी में अगर 100 करोड़ के शेयर्स उसने ऑफर किए हैं कंपनी ने, पर एप्लीकेशन के थ्रू, वैलिड एप्लीकेशन के थ्रू 90 करोड़ रुपीज़ ही एप्लीकेशन बिल्कुल सही है अलॉटमेंट के लिए, इसका मतलब है वो ओवरऑल अंडर सब्सक्राइब्ड हमें नज़र आ रहा है। तो जब भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनी के सामने, तो वो जो 90 करोड़ के जो शेयर्स है जिनकी वैलिड एप्लीकेशन है उनको तो दे दिए जाएंगे पूरे, और फिर जो 10 करोड़ के जो भी शेयर्स बचे हुए हैं रिटेल कैटेगरी में, अगर वो एनआईआई कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, या फिर क्यूआईबी पोर्शन में ज़्यादा है उसमें ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो वो उनको दे दिए जाते हैं रिटेल कैटेगरी के शेयर्स भी। इसी तरह से दोस्तों अगर एनआईआई कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाता है और रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो एनआईआई कैटेगरी के शेयर्स भी रिटेल कैटेगरी को दे दिए जा सकते हैं। पर दोस्तों इसमें एक्सेप्शन है क्यूआईबी कैटेगरी। क्यूआईबी सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, सबसे बड़ी का मतलब है इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी आप इनको कह सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, ये इसमें होते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में। अगर ये कैटेगरी कभी अनसब्सक्राइब्ड रह जाती है किसी भी आईपीओ में तो फिर वो दोस्तों आईपीओ कैंसिल ही होता है, आईपीओ फिर वो मार्केट में नहीं आ सकता है, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी कभी भी दूसरे से ऑफसेट नहीं होगी। अगर क्यूआईबी कैटेगरी में 1000 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए हैं तो 1000 करोड़ की उसमें बिडिंग होनी चाहिए। अगर उससे कम उसमें बिडिंग है तो वो आईपीओ रिजेक्ट ही हो जाएगा, वो आईपीओ मार्केट में नहीं आ पाएगा। जिन्होंने भी या रिटेल कैटेगरी और एनआईआई कैटेगरी और जितने भी बाकी के क्यूआईबी से उन्होंने अप्लाई किया है उनको सबको रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, वो आईपीओ मार्केट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी का जो पोर्शन है वो किसी और से ऑफसेट नहीं हो सकता है। क्यूआईबी कैटेगरी का फुली सब्सक्राइब्ड होना चाहिए तभी जाके वो आईपीओ आ सकता है। अब दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को। अगर दोस्तों किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का अपना आईपीओ लेकर आना है मार्केट में, तो दोस्तों उसको 3 कैटेगरी है, रिटेल कैटेगरी, एनआईआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी। इन सब में कुछ परसेंटेज होती है, रूल्स फॉलो करने के बाद वो परसेंटेज को डिसाइड किया जाता है। परसेंटेज कौन सी कैटेगरी में वो आईपीओ आ रहा है उस हिसाब से इसका होता है पोर्शन। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रूट के थ्रू अगर आईपीओ आ रहा है तो वो रिटेल कैटेगरी में 35% पोर्शन होगा, एनआईआई कैटेगरी में होगा और क्यूआईबी कैटेगरी में भी कुछ पोर्शन होगा।
अगर कंपनी आईपीओ को दूसरे रूट से ला रही है तो उसमें 10% पोर्शन रिटेल कैटेगरी का होगा और मिनिमम 75% पोर्शन क्यूआईबी कैटेगरी का होगा और बाकी बचा हुआ पोर्शन एनआईआई कैटेगरी का होगा। तो दोस्तों ये कैटेगरीज डिसाइड करने के बाद इसके शेयर्स भी इसी तरीके से डिसाइड हो जाते हैं। जैसे 1000 करोड़ रुपए के जितने भी शेयर्स उसके प्राइस बैंड के हिसाब से बन रहे हैं उसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है।